आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 5 क्लास 10th का, ठीक है, जैक बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 225 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के स्वरूप में लिखा जा सकता है। 225 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 5 से पहले डिवाइड करते हैं। 5 चौके 20 और 5 बचे 25। तो ये क्या हो जाएगा? 5 9 सा 3 3 सा। तो बचा क्या हम लोग के पास? 5 5 3 और 3, ठीक है। तो देखते हैं आंसर में कहीं पे 5533 है। ए नंबर ऑप्शन में 5533 है, तो इसका मतलब है ऑप्शन क्या होगा? ए। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है? 2 नंबर में बोला गया 130 और 450 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समवर्त दिया हुआ है 10। तो 130 और 420 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? तो बोलना चाह रहा है कि HCF दिया गया है हम लोग को 10 और नंबर जो दिया गया, नंबर जो है वो नंबर क्या है? 130 और 420 है। तब एक बात बताओ, LCM और HCF को इंटू करते हैं तो नंबर के साथ इक्वल होता है, ठीक है। HCF कितना है? 10 लिख दे। अरे LCM कितना है? पता नहीं, ये तो निकालना है। यहाँ 130 है और 420 है। ये वाला 10 से एक 0 यहां से काट सकते हैं। तो LCM कितना बच गया? 130 और 42। मतलब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को LCM मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का? 42 को 13 से खाली मल्टीप्लाई कर दे तो 0 1 लगा देंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 3 दूना 6, 3 चौके 12 और ये वाला 42। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 5460 है कहीं पर? 5460 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। 3 देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या लिखा है? HCF A,0 A,8। कोई इस नंबर का HCF, ये नंबर है A और 8 है, उसका HCF 4 है, ठीक है। फिर क्या बोला है? LCM ऑफ दिस, यही नंबर का अगर हम LCM का बात करें तो LCM कितना दिया गया है? 24 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है? अभी जस्ट लिखे ये वाला क्वेश्चन, LCM और HCF को इंटू करने से क्या आता है हम लोग का? प्रोडक्ट आ जाता है 2 नंबर का, ठीक है। तो चेक करो कि अगर LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का A इंटू 8 होगा, सही है। यानी कि 4 इंटू 24 इक्वल टू क्या होगा? A इंटू 8। ये 4 से कटेगा, 4 दूना 8, ये 2 से कटेगा 12 बार में, तो 12 इक्वल टू क्या हो गया? A। यानी कि A का वैल्यू कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर में क्या लिखा हुआ? 12 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोला है? 4 में एक फॉर्मेट दिया गया है कि 4Q + 1 और पूछ रहा है कि इससे जो नंबर सब आएगा वो क्या होगा? पहला सम, दूसरा विषम, तीसरा अपरिमेय और चौथा में 0 तो नहीं आएगा कभी भी। अब पहली बात तो ये 4Q है ना, 4Q से मिलता है हम लोग को क्या? सम संख्या, ठीक है ना, इवन नंबर मिलता है। किससे? 4Q से, ठीक है। मगर उसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा, ऑड नंबर। यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन क्या है? सही है। बी नंबर में लिखा हुआ है ना ऑड नंबर, तो क्या होगा? वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या लिखा है? बोला गया है कि x² + 7x + 2, x² + 7x + 2, ठीक है, ये +2 है। अब इसका करना क्या है? इसने बोला गया शून्यक का गुणनफल। अब गुणनफल बोला है तो पहली बात तो हम लोग को एक फॉर्मेट याद रखना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 यहाँ दिया है? नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो इस फॉर्म में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये x² यहां से मैच कर रहा है, ये 7x है, ये a + b है, यानी कि a + b। आखिर ये a + b है क्या? a + b होता है हम लोग का जीरोस, जो शून्यक होगा वो होगा a और b। तो ये हुआ हम लोग का सम और ये वाला जो है ये क्या है? हम लोग का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल है। तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ये 2 मिल रहा है, और अगर सम पूछता सम ऑफ जीरोस तो हम क्या लिखते हैं? 7 हो जाता, ठीक है, -7 होता क्योंकि यहाँ तो पहले माइनस होता है ना, ठीक है।
तो हम लोग को क्या मिल गया, सम में 7 मिलेगा -7 और ये 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन जो है वो है सी नंबर में। सी नंबर में क्या है, 2 दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, यदि शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहां पुट कर देना है, x² रखेंगे, ये क्या है सम है ना, और ये क्या है प्रोडक्ट है, तो सम की जगह में यूज कर लेंगे 3 और प्रोडक्ट की जगह में यूज कर लेंगे -2। तो फाइनल आंसर x² - 3x - 2। ठीक है, अब खोजो ये कहां पर है, x² - 3x - 2, x² - 3x - 2 सी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, क्या कि हम लोग इसमें सिर्फ यूज कर दिए। ठीक है, ये जो फॉर्म लिखे थे इसी फॉर्म में क्या करना है, यूज कर देना है। अब 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में लिखा हुआ px दिया गया है और पूछा गया शून्यक कितना होगा। तो पहले तुम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ समझाने के लिए बना दे रहे सिर्फ, ठीक है ना, कट रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3, ये एक्स एक्सिस है ना, हम लोग से px पूछा है ना कि py पूछा है, शून्यक पूछा है px का बोला है, तो px में जितना बार कटा है 3 बार कटा, तो आंसर क्या होगा 3 होगा। बट अगर ये y पूछता, मतलब ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस में कितना हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग के पास px के बारे में बात किया था, तो ये होगा 3। तो ऑप्शन 3 जो है वो है डी नंबर में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 7 का डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला है, 2x + 3y + 4 = 0, और क्या है 4x प्लस माइनस नहीं है, प्लस है, माइनस है, -5y + 6 = 0। तो हमको क्या करना है, क्या पूछा है इसमें से कौन सा होगा, मतलब इसमें हमको ये पूछ रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कैसा होगा, ऐसा वाला लाइन आएगा या ऐसा लाइन आएगा या एक के ऊपर एक लाइन आएगा। मतलब ये कंडीशन कब होता है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये कंडीशन कब होगा, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ये कंडीशन कब होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तब चेक करो कि ये है हम लोग का a1, ये है हम लोग का a2, ये है हम लोग का b1, ये है हम लोग का b2, ये है c1 और ये है c2। तो चेक करो 2/4, 3/-5 और 4/6 है, दिख रहा है। तो कोई इक्वल आ रहा है, कोई इक्वल नहीं है, v इक्वल नहीं है, v इक्वल नहीं है। तो पहले ही वाला अगर नॉट इक्वल आता है तो हम क्या लिखें यहाँ पे, नॉट इक्वल में क्या करना है, ऐसा होगा। अब ऐसा होगा तो इसका नाम क्या है, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका नाम है एक हल आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय हल होगा, मतलब एक हल होगा, सिंगल। ठीक है, एक के अलावा और कोई हल नहीं होगा। अनेक हल है, कोई हल नहीं है, और 2 हल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है हम लोग का। सिर्फ क्या होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा गया है 9 में बोला गया समीकरण युग्म y = 0 और एक y = -5 लिखा है। ठीक है ना, y = 0 और एक y = -5 पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, हल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर ग्राफ में देखें तो y = 0 कहाँ आता है, ये वाला लाइन। कैसे, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ x मिलेगा हमको, नेगेटिव और पॉजिटिव में, y तो नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ का जितना भी पॉइंट आएगा वो कैसा होगा, 0, x 0, नहीं x, x 0, x दिस, मतलब 2, 0, 3, 0, कुछ भी लिखेंगे, इस टाइप का फॉर्मेट में होगा। और y = -5 तो यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी में लिखा हुआ क्या, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है 9 नंबर। 10 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है। 10 नंबर में लिखा हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है 6x - 2y + 9 = 0 और एक है 3x - y + 12 = 0। तब चेक करो, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, किसको, इसको, कितना है ये 6/3 है, यानी कि 2 आएगा। इसको डिवाइड करें, ये कितना लिखा हुआ है -2/-1, a1/a2 होता है ना, यहाँ चेक कर लो, ये a1/a2 है, ये क्या है b1/b2 है। ठीक है, तो ये तो 2 आया हम लोग का a1/a2,
और ये कितना आ रहा है, ये भी काटने के बाद 2 ही आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या इक्वल है। कौन इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। c1/c2 नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्या है 9 है और यहाँ 12 है, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 6 12, 3/4 हो गया, जो इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, अगर कोई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होगा, उस लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो क्या है इसमें, बी नंबर ऑप्शन में लिखा है समांतर रेखा, ठीक है, तो समांतर होगा। ये था 10 नंबर। 11 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 में दिया हुआ है x प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हो गया 5। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस y इक्वल टू 3 अब चेक करो क्या निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करना ना, हाँ सिर्फ और सिर्फ x निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल टू 5 होगा, मगर नीचे कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू 9, और इससे y कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेशन, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एलिमिनेट कर दिए, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा 9 और 5 14, तो x का वैल्यू कितना होगा 14/7 यानी कि 2, ठीक है, क्लियर है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग का 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है तो ऑप्शन कहां होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है। तो विलोपन विधि से हम लोग क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिए, ठीक है ना, एलिमिनेशन या फिर विलोपन। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3, तो 2x प्लस y इक्वल टू k, तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा। अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, डायरेक्ट यहां पुट करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो k का वैल्यू हो गया 4 प्लस 3, तो k का वैल्यू 7। अब k का वैल्यू 7 आ रहा है तो ऑप्शन डी जो है वो हम लोग का क्या है, करेक्ट है। तो ये था 9 10 11 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में क्या लिखा गया, बोला गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 16 दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो पूछा क्या, बोला है युग्म का हल क्या होगा, हल बताना है। तो हल कर देते हैं इसको, ये कट गया, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन में क्या होता है, किसी एक को हटा देंगे यहां से, क्लियर है। तो x का वैल्यू 9 ऑप्शन में हम लोग को बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है कि वो क्या है 9 लिखा है, बट हम लोग y भी निकाल लेते हैं। चेक करो y कैसे निकालेंगे, यहां पुट कर देते हैं, तो चेक करो क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 7, तो y का आंसर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब चेक करो x 9 और y 7 कब है, बी में, पहले ही बता दिया हम, बी होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में लिखा है द्विघात समीकरण के घात निम्नलिखित होते हैं। द्विघात तो पहले ही बोल दिया है, तो यानी कि पावर 2 होना चाहिए ना। द्विघात मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन, या फिर ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x में स्क्वायर दिख रहा है मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसका मतलब घात कितना होता है 2 होता है, 2 मतलब बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि खाली एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं, माइनस ले लेते हैं, माइनस 4 लिख दिया है, ये भी हम लोग का क्या है द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि x का पावर 2 है, ठीक है। भले यहाँ पे क्या हुआ है, इस इक्वेशन के हिसाब से चले तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 0 इंटू एक्स माइनस 4 लिखा हुआ है, ये तो है मगर 0 के साथ है। तो हमको क्या मतलब है, हम लोग को मतलब है सिर्फ एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पावर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 14 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 में क्या लिखा है, 15 नंबर बोला गया है द्विघात समीकरण दिस का मूल्य कैसा होगा, मूल कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 है, प्लस 1 है, हाँ प्लस 1 है, ठीक है। तो प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। अब बताओ यहां पे पूछ रहा है मूल कैसा होगा, मतलब सब कुछ d के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग का d जो है 0 आ जाए तो मूल कैसा होगा, 2 मूल आएगा, दोनों क्या होगा सेम आएगा। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 अलग अलग मूल आएगा, ठीक है। और अगर d लेस देन 0 है तो कोई मूल नहीं आएगा, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हो जाता है, रूट में आता है, क्योंकि d क्या होता है हम लोग का रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ऐसे तो एक्चुअली में फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
बट हम लोग अगर ये वाला वैल्यू, अगर इसको मैं ऐसे लिख दें माइनस बी प्लस माइनस डी, ठीक है, तो अगर डी अगर हट जाए, ये वाला पार्ट ही हट जाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो ये पहला वाला में दोनों सेम हो गया। दूसरा, अगर डी का वैल्यू आता है तो क्या मिलेगा, दो अलग अलग मिलेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। तीसरा, लेस देन आता है, तो लेस देन मतलब ऐसे अगर आ गया मान लो -5, तो इसका वैल्यू नहीं निकालते हैं, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये माइनस में नहीं आएगा, अगर आता है तो उसको नहीं छोड़ देना, वहीं पे बनाना ही नहीं है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर का, आगे क्या बोला है। तो पहले हम लोग को चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है इसमें पहले पता करो कि ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। अगर तीनों मिल गया तो यहां पुट करो डी इक्वल टू √b -6 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 36 होगा, 6 6 36, 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32। 32 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, तो 2 पेयर बन गया, यानी कि 4√2। अगर डी का वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा, तो क्या होगा, 2 आंसर होगा। तो चेक करो 2 आंसर कहां पर है, 2 आंसर है। वास्तविक तथा समान मूल्य, वास्तविक तथा असमान मूल्य, काल्पनिक तथा समान, काल्पनिक तथा असमान। तो हम लोग को वास्तविक में चलेंगे, हम लोग वास्तविक मतलब डी का वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रेटर देन 0 आया तो वास्तविक तथा असमान। असमान क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली में इसका आंसर आना चाहिए था x इक्वल टू बी का वैल्यू क्या था, माइनस में था ना, तो -6 प्लस माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि 2 × 1। तो ये फाइनली 6 प्लस माइनस √4√2 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ से 2 आंसर हुआ है, 6 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई 2, और एक क्या है हम लोग का 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर देना। हम लोग को वैल्यू नहीं पूछा तो इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये समझना है कि डी का वैल्यू अगर हम लोग का ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के बारे में बात करेंगे, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, 13, 14 और 15, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है। बोला गया कि x² + 3x + 2, x² + 3x + 2 = 0 दिया गया। अब बोलना क्या चाह रहा है, अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब हम लोग को पहले बोल रहा है कि यहां से जीरोस को निकालिए, ठीक है ना, इसको यहां से x का वैल्यू फाइंड कीजिए। अब x का वैल्यू दोनों आएगा क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो उसका नाम अल्फा और बीटा दिया। अब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है क्या होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। अब तो ये तो हम लोग का क्या करेंगे, पहले इसको स्प्लिट करो, ये करो, बहुत टेंशन है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके बीच वाला कोशिश करो लाने का, वो भी करके दिखा देते हैं, ठीक है ना एक बार। और एक शॉर्टकट तरीका होता है, उसको भी यूज कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, लंबा करते हैं। पहले ये 3x + 2 है, फर्स्ट और लास्ट को इंटू किया तो कितना है 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 2 कब आएगा, 2 + 1 एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 और 1 से आ रहा है। तो ये कितना मिला हम लोग को, x² + x + x + 2 = 0। यहाँ से x को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x + 2, यहाँ से +1 कॉमन ले लिए तो x + 2 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, एक आ रहा है -2 और एक क्या आएगा -1, ठीक है। यहां से निकाले। अब -2 और पॉजिटिव -1 आया, तो जब हम लोग को बोला अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, -3। अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो 2 आएगा, तो ये आंसर हुआ। मगर एक शॉर्टकट फॉर्म ये होता है कि अगर हमको पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब जो फॉर्मेट लिखा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है x² - a + bx + a × b। अब ये a और b क्या है, a और b जीरोस है, ये जो अल्फा बीटा लिखा है ना, तो हम इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा x और इसको लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे खाली हमको क्या करना है, यहाँ माइनस होना चाहिए बाहर में, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तो माइनस नहीं है, यहाँ तो माइनस है, तो इसका मतलब है कि जो ये अंदर वाला जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमें ऐसे लिखना होगा माइनस बाहर लाने के लिए। अब चेक करो इस फॉर्म में, ये माइनस भी आ गया, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना आ रहा है हम लोग का, -3, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना है 2। चेक कर लो, यही आया था ना, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया 16 नंबर, ठीक है। ये तो 16 नंबर हो गया हम लोग का। अब इसका ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में पूछा क्या था हम लोग से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा का मूल्य का मान क्या होगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन होना चाहिए था ना, तो यहाँ तो एक ही दिया हुआ है,
अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा अल्फा और बीटा हो पूछा था, अल्फा इंटू बीटा नहीं बोला था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3 आया ना ये वाला। तो सिर्फ हम लोग से ये पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हम लोग का -3। तो ऑप्शन जो है वो है डी नंबर में -3 लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर में क्या लिखा है, बोला गया है कि x स्क्वायर -6x प्लस 3 = 0। तो d का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। d क्या होता है, d का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, b² - 4ac। तो चेक करो b का वैल्यू क्या है -6, यहाँ पे माइनस रहने देंगे, 4, a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू 3। तो 36 - 12 ये हम लोग का d का वैल्यू आ रहा है। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 24 आया है। तो हम लोग से तो यही पूछा है ना, d का वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ छोड़े 3, 4 × 12 हो गया ना 12, 6 का स्क्वायर कर दिए 6 × 6 = 36, ओ 6, हाँ 6 तो है 36, तो ये तो 24 आ रहा है। तो बोला है द्विघात समीकरण का d क्या होगा, तो d तो 24 ही आया। चेक करो एक बार और, b का 36 - 4ac यानी कि 4 × 12 माइनस, तो 24 ही आ रहा है, 24 आएगा। और यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे 24 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करें, बहुत मुश्किल है। तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है ना। 17 में ऑप्शन ही नहीं है जो आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोला है, लिखा गया है कि यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो तो भिन्न में से कौन सा सत्य है। वास्तविक मूल्य नहीं हो, इसका मतलब क्या होगा, d को क्या करना होगा हम लोग का, जो d का वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, नेगेटिव में आ जाएगा तब हो जाएगा। अब d क्या होता है, d होता है b² - 4ac, तो इसको छोटा करना होगा। तो b² - 4ac छोटा कब लिखा हुआ है, b² - 4ac बी सी नंबर में ऑप्शन में लिखा हुआ है, b² - 4ac छोटा होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में क्या बोला है, x² - 2x + k = 0। x² - 2x + k = 0। ये कौन सा नंबर, 19 नंबर। क्या बोला गया, लिखा गया है कि x² - 2x + k = 0 होगा, मूल समान होंगे। समान होंगे इसका मतलब क्या बोल रहा है, d का वैल्यू क्या बोलना चाह रहा है, 0 बोलना चाह रहा है। तो अब चेक करो, d का वैल्यू 0 के लिए क्या करना होगा, b² - 4ac = 0 करना होगा। अब b का वैल्यू क्या है -2, ठीक है, और a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है k। तो क्या हो गया 4 - 4k = 0, 4k को उठा के उधर ले गए, ठीक है। तो k = क्या मिला 1, यानी कि 19 का आंसर 1 आ रहा है, जो कि बी नंबर में दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 19 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है कि x² - x - 6 x² - x - 6 = 0, बस और कुछ है नहीं। बोला गया x का वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, हाँ मूल ज्ञात करें। तो मूल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग के पास, दो चीजें, एक पहले तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देंगे, या फिर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, वो x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, -b ± √b² - 4ac/2 है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करके कर लेंगे। तो हमको लगता है कि फर्स्ट और लास्ट को इंटू कर देना ज्यादा इजी पड़ेगा। अगर किसी से प्रॉब्लम हो तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राई करके देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, लिख लिए हैं। तो अब पहले पता होना चाहिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है। अगर तीनों पता चल गया तो पुट करना है, b के जगह में -1 प्लस b का वैल्यू है -1 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -6 डिवाइडेड में 2 1। ये कितना हो गया 1 हो गया, ये प्लस माइनस √1 + 24, सही है। 1 ± 25, 25 का कितना होता है 1 + 5। तो अब यहां से 2 केस आ रहा है, कौन सा, 1 - 5/2 और 1 + 5/2। तो 1 - 5/2 में कितना होगा -4 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा -2। और यहां पे चेक कर लो, ये है 6/2 यानी कि 3। तो दो आंसर आ रहा है क्या, -2 और 3, -2 और 3, -2 और 3 लिखा गया है, सी नंबर ऑप्शन में लिखा है -2 और 3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, x - 6 = 0। साइड में हम लोग क्या करेंगे 6 लिख देंगे, 3 × 2 = 6। तो हम इसको लिख सकते हैं x² - यहाँ 1 है ना,
तो 1 कब आएगा, 3 से 2 को माइनस करने पर आएगा। अब माइनस को अंदर, एक्स को अंदर, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लिए, x माइनस 3 प्लस 2 को कॉमन ले लिए, x माइनस 3, क्या बचा हम लोग के पास, x माइनस 3 एक होगा और एक x प्लस 2 होगा। तो x का वैल्यू एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है माइनस 2 जो यहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये दो तरीका है, दोनों में से जो मैंने वो बना लो। और अब दूसरा तरीका भी सुन लो। एक और तरीका ये है कि हम लोग के पास ऑप्शन है, ऑप्शन में जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पुट करके चेक कर लो। अगर पुट करने से वो 0 आ जाता है, दोनों नंबर, ठीक है ना, दोनों नंबर जो दोनों दिया हुआ है दोनों नंबर चेक करना होगा। दोनों नंबर पुट करने से अगर 0 आ जा रहा है तो वही आंसर होगा। जैसे अभी फिलहाल हम लोग का -2 और 3 आया ना, ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन सी था ना। तो मान लेते हैं हम ए को एक बना के देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन को ट्राई करके देखते हैं कि क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तब चेक करूं ए नंबर में क्या लिखा हुआ है, ए नंबर में -3 और 2 है। तो पहले हम -3 को पुट करते हैं यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर -3 और -6, तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस 3 -6, तो ये 0 तो नहीं आया, 12 माइनस 6 0 नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा सेकेंड वाला ऑप्शन जो सही है वो पुट करके एक बार चेक करते हैं, जैसे कि ये सही था ना, सी नंबर ऑप्शन में -3 और 2 था, -2 और 3 था। तो चेक करते हैं इसको, क्या पुट करते हैं, -2 पुट करके चेक करते हैं। तो जब हम पुट करेंगे -2 का स्क्वायर लिखना होगा, ये वाला मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और ये -2 और ये -6, चेक करो, ये 4 आया, यहाँ पे भी 2 आया, ये कितना हो गया 6 - 6 0, ये वाला आ गया 0 ना। तो ये वाला ऑप्शन में हम लोग क्या किए, ये वाला चेक कर सकते हैं पॉइंट को पुट करके। ठीक है, दोनों पे चेक करना होता है, अगर पहला ही नहीं आया तो फिर दूसरा को चेक करके क्या फायदा, और जब पहला आ गया तो दूसरा को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ठीक है, 21 नंबर क्या लिखा है, बोला गया है ए और डी अगर एपी में होगा तो एनवा पद क्या होगा। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब तो मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला है, जब हम लोग को एनवा पद निकालना होता है एपी में, तब बस खाली चेक करना कि ये किसके साथ मैच कर रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन के साथ ये मैच किया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोग का, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, क्या बोला है, लिखा गया है 10, 7 और 4 का 30वां पद। 10, 7 और 4 का 30वां पद निकालना है। कुछ नहीं, इसमें पुट कर देंगे, पहले ही मिल गया ना हम लोग को, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बन जाएगा एक ही बार में हम लोग का। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं 30 लिखने पर ए का वैल्यू 10 और यहाँ हो जाएगा 30 - 1। अब डी कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 3 कम हो रहा है हर बार, 10 है फिर 7 हो गया फिर 3 कम हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी का वैल्यू हम लोग ऐसे ही मुंह से ही निकाल लिया हम लोग, क्या हो रहा है -3। ठीक है, और मन है तो चेक कर लो, डी निकालने के लिए हम लोग यूज कर लेंगे A2 - A1, मतलब 7 - 10 तो -30 होगा, -3 होगा। अब चेक करो क्या हो रहा है, 10 यहाँ से पहले से प्रेजेंट है, यहाँ पे 29 हो गया और ये -3। अब -3 से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 - 27 का 7, 2 - 3 × 6 = 7 8 87, मतलब 77 होगा क्या इसका 30वां पद। तो 77 - 77 सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 22। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, क्या बोला है, 5 7 5 7 9 11 कौन सा पद 27 होगा, 27 कौन सा पद होगा, मतलब पूछ रहा है एन का वैल्यू, ना कि हम लोग को क्या कर देना 27 तक का सम निकाल देना, 27वां टर्म निकाल देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 27वां टर्म नहीं निकालना, 27 कौन सा टर्म होगा वो पूछ रहा है, मतलब ए एन का वैल्यू 27 गिवन है। ठीक है, ए एन 27 दिया हुआ है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हम लोग के पास 5 है और डी कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, चेक कर लो, 2 बढ़ रहा है ना हर बार। ठीक है, 2 बढ़ रहा है तो इसीलिए 2 आएगा। तो अब चेक करो क्या होगा, ये फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, यहाँ लिखा हुआ है अच्छा खासा, इसी से उतार लो। ए का वैल्यू 5, एन तो नहीं पता है, और डी कितना है 2 है ना, 27। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, 5 को उठा के इधर ले जाएंगे, ये कितना है 27 है ना, 5 को उठा के जब इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखते हैं n - 1 × 2 = 22। सही है, अब क्या होगा, ये 2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 है ना, तो 22 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 बचेगा, तो लिख दो डायरेक्ट यहाँ पे 11 आ गया यहाँ पे, तो 11 = n - 1, तो n = कितना होगा 12 आ जाएगा।
ये क्या 2 से उधर चल गया, ठीक है ना, ये 2 से वाला कटेगा तो 11 बार में कट जाएगा, एक को उठा के उधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन 12 जो है वो है ए नंबर में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का ए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24th नंबर। 24 यहां देखते हैं। 24 नंबर क्या बोला है 24 में? 24 में लिखा हुआ है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं? 1 3 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, कितना तक जाना है? प्रथम 15 तक बोला है, मतलब n का वैल्यू हम लोग को 15 ले लेना है। अब योग पूछा है ना शायद, हाँ योग पूछा है। अब योग पूछा है तो क्या होता है? Sn n/2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला। n का वैल्यू कितना यूज करना है? 15। a का वैल्यू कितना है? 1। n का वैल्यू 15 और d कितना आएगा? 2 आएगा। चेक कर लो, 2 बढ़ रहा है ना, ठीक है। सम और विषम दोनों में 2 बढ़ता है। अब चेक करो ये कितना आ रहा है? 15/2, ये तो 2 हो गया और ये कितना? 14 हो गया। 14 दूना 28, ये दोनों काट करेंगे 30 हो जाएगा ना, यहाँ 30 लिख देते हैं। 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा और 15 कितना होता है? 225 होता है। तो 24 में 225 आना चाहिए, जो कि है सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर देखते हैं इसके बाद 25। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखना है, हाँ 25। बोला गया भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बोला है, तो बहुभुजाओं के समान संख्या वाले के संगत कोण, अच्छा कोण में समानुपाती वाला तो बात होता नहीं है, असमान तो होना नहीं चाहिए, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी नंबर जो लिखा गया है वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि भुजाओं के समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। अगर कन्ग्रुएंट सिमिलर करना है ट्रायंगल को, ठीक है ना, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी होगा ना समरूप। क्लियर है? अब हम बोल देंगे कि रेशियो, एंगल का रेशियो तो कभी होता नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन में लिख दिया रेशियो, तो गलत बात है। समानुपाती तो होता नहीं है, तो उसको यही छोड़ देना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में क्या बोला है? 26 में बोला है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक त्रिभुज है, इसके समांतर खींचा गया रेखा यदि उनके संगत कोण को, नहीं दो नीचे चलिए, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समानुपात में होगा ना, क्या होता है हम लोग पढ़े ना, जैसे कि अगर लिखा हुआ ए बी सी और ये डी और ई है, तो क्या होता है? ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही होता है ना। तो समान क्या होगा? समानुपात में विभाजित करती है। क्लियर? 26, तो 26 का कौन सा ऑप्शन आ रहा है? समान अनुपात, मतलब ए नंबर में लिखा है समान, ठीक है। 27 में चलते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो उसका जो भुजा होता है वो क्या होता है? समान अनुपात में होता है, ठीक है। तो समान अनुपात में होता है, समानुपाती होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन है वो है डी। क्योंकि क्या हो रहा है? दो त्रिभुज है, दोनों क्या होगा? समानुपाती होना है, तो क्या होगा? इसका जो रेशियो, जो भुजा होगा, ठीक है ना, जो साइड होगा उसका क्या होगा? रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो 27 का डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या बोला है? बोला कौन सा कसौटी नहीं है। अब कसौटी नहीं है तो जो है ए ये है, ठीक है, एस ये भी है, एस ये भी है, तो बच गया है ए ये नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही है, जो कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28। देखते हैं 29। 29 में क्या बोला हुआ है? एक समलंब ABCD है जो AB और CD पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर में एक फिगर बना लो पहले, ठीक है। ABC यहाँ देते हैं, D यहाँ देना होगा, ठीक है ना। ऐसे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज लिखते हैं ना। तो ABCD मिला हुआ है और O जो है परस्पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसको मिला दिया गया होगा और यहाँ O पे कट रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, ये 2 टाइम्स ऑफ AB है। AB जो है वो 2 गुना है CD का। ओ अच्छा, तो थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, नाम थोड़ा चेंज करना होगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को आगे लिखा गया था कि जो CD है हम लोग का वो क्या हो रहा है? AB का डबल है, मतलब AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ CD दिया है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है?
त्रिभुज AOB, AOB ये वाला त्रिभुज को पकड़ना है। और कौन सा त्रिभुज है? COD, मगर ऊपर वाला ये वाला COD। इसको अब बोला है क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा। तब इसके बारे में हम लोग को एक चीज पता है, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उसका जो साइड होता है, यानी कि अगर CD और AB लिखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का साथ क्या होता है, बराबर होता है। तो अब चेक करो, पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये समरूप होता है कि नहीं होता है। तो ये समरूप हो जाएगा कैसे, ये वाला एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल लाइन है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल होता है अपोजिट एंगल्स। तो अब चेक करो ये कितना होने वाला है, CD की जगह में लिख दे 2 टाइम्स ऑफ AB और ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो 4:1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं 4:1, 1:4, तो AOB को ऊपर लिखना था, तो 4:1 जो होगा वो हम लोग का आंसर है C नंबर। ठीक है, अब कभी कभी उल्टा भी हो सकता था, ठीक है ना, अगर हम इसको ऊपर लिख देते OCD COD को अगर ऊपर लिख देते तब क्या आता हम लोग का, तब हम लोग का आंसर आ जाता, जैसे कि यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या है, AB को चेंज किया ना, AB को चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब हम अगर AB को चेंज करते हैं, अगर इसमें करते हैं तो ये क्या होता है, उल्टा लिख दिए। अब उल्टा लिख दिए तो ऊपर वाला चेंज हो जाता है, तो ये 1/4 आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बोल दिया रेशियो किसका और किसका लेना है, क्वेश्चन में लिख दिया है, ठीक है, किसका, AOB तथा COD, AOB तथा COD को पकड़ना है। ठीक है, उल्टा नहीं करना, उल्टा करने से गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में क्या बोला हुआ है, यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है तो कौन सा होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा होगा, तो समबाहु तो होगा नहीं, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, हम लोग पढ़े ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, AC और B नाम दिया है तो ठीक है, तो ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। अब समकोण त्रिभुज मतलब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन C जो लिखा गया है वहां लिखा है समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, तो ये था 30। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा है 31 में, बोला गया किसी समकोण त्रिभुज पर आधार तथा लंब की लंबाई क्रमशः दिश और दिश है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। अभी जस्ट तुरंत लिखे, क्या लिखे कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, A, B और C दिया गया है, ये 90 डिग्री लिखा गया है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को आधार और लंब, आधार क्या है, आधार कितना दिया है, ऐसे उल्टा भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो आधार 5 मीटर है, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। इसको आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में तो हम लोग का मेकअप हो ही जाता है। तो AC निकालना है, तो हम लोग को पता है AC का स्क्वायर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC निकालने के लिए AB कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर लिखना होगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये तो AC है, तो रूट लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि AC का स्क्वायर लिखा हो ना, तो AC निकालने के लिए रूट लगाना होगा। अब रूट ओवर 169 होता है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 169, और 169 का पता होना चाहिए, नहीं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो AC का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो ऑप्शन D जो है उसमें लिखा हुआ है 30। क्लियर, ये था राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। 31 था, 32 देखते हैं। 32 में क्या बोला गया, 32 में वृत्त के केंद्र पर स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र पर, केंद्र से, वृत्त का केंद्र है, केंद्र से स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से टच करते हुए जाएगा सिर्फ, ठीक है, टच करके जा रहा है, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित, स्पर्श रेखा पर स्थित, स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। तो न्यूनतम दूरी पर होगा तो स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु, रेखा पर स्थित सभी बिंदु। तो रेखा पर तो बहुत सारा बिंदु है, ऐसा तो होगा नहीं, तो मतलब रेखा पर जो स्पर्श बिंदु है जो उसी से होगा ना न्यूनतम दूरी, सबसे छोटा दूरी। क्योंकि अगर हम इसको चेक करें, यहां पर अगर ये लंबा, थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ये ठीक है, तो कोई भी बिंदु बोलेगा तो फिर तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, सबसे छोटा तो यही होगा ना, ऐसे तो ये एक थ्योरम भी है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्लियर, तो अब सबसे छोटा होगा तो स्पर्श बिंदु यानी कि A नंबर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, वृत्त के व्यास के सिरों पर, 33 नंबर, वृत्त है उसका व्यास, तो ये हो गया व्यास,
ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा और यहां से एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये दो स्पर्श रेखा है, तो दोनों में पैरेलल होता है, तो जानते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, क्या संबंध है, ये असमांतर होती है, ये समांतर होती है, और क्या, आंख बंद करके मार देना डी नंबर, ये समांतर होता है, ठीक है ना, ये एक थ्योरम में जाता है। तो 33 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या बोला हुआ है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है, ठीक है ना, पीए तथा पीबी, पी ए तथा पी बी एक स्पर्श रेखा है, क्लियर। ऐसा फिगर कुछ होना चाहिए, और एंगल ओ ए पी निकालना है, ओ ए पी निकालना है, ओ ए पी, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कुछ था ही नहीं इसमें, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन सी। क्यों हुआ, क्योंकि अगर कोई टच करते हुए पार कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर, तो ये जो केंद्र से इस पे आएगा तो ये 90 डिग्री का बनता है, चाहे तुम जो भी कर लो, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये हो गया ऑप्शन सी 34 का। 35 नंबर देखते हैं, क्या बोला 35 में, ओ केंद्र वाले वृत्त पर यदि PQ और PR स्पर्श रेखा है, PQ और PR स्पर्श रेखा है, तो PQ और PR बोला है ना, नहीं, P O केंद्र है और PQ और PR, यहाँ P ले लो, यहाँ Q ले लो, यहाँ R ले लो, सेम फिगर बन रहा है फिर से, ठीक है। अब क्या बोला है, इस बार कुछ और बोला होगा, QP और R ये वाला एंगल दे दिया 80 डिग्री, यही है ना। QPR जो है वो 80 डिग्री है, ROQ निकालना है, ROQ, R ये O है, ये Q, ये वाला वैल्यू निकालना है हम लोग को। अब बताओ, अभी हम ऊपर बताएं क्या होगा, ये 90 है, ये भी तो 90 होगा, 90 तो इसको भी जोड़ने से तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ने से 180 होगा, क्योंकि हम पढ़े क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसमें सब को ऐड करने से क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ 90 ये तो पता हो गया हम लोग को, ये 90 है, तो इन दोनों को भी ऐड करने से, यानी कि 100 + 80 ऐड करेंगे तो 180 होगा, ठीक है। तो ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा, 100 होगा। तो ये वाला आंसर कितना होगा, 100 होगा, जो कि 35 बना रहे ना, हाँ 35 का सी नंबर में 100 लिखा हुआ है, 100 डिग्री, क्लियर है। तो ये था 35 नंबर। 36 नंबर भी देख ही लेते हैं। 36 नंबर में क्या बोला है, वृत्त की त्रिज्या का व्यास से क्या संबंध है। वृत्त का त्रिज्या यानी कि R क्या होता है, 2R करेंगे तब ना D होता है, ठीक है। तो देखो बी नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है कि व्यास जो है वो 2 टाइम्स त्रिज्या है, तो ये बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या लिखा है 37 में, 60 डिग्री केंद्रीय कोण तथा त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल बनाओ और उसमें 14 सेंटीमीटर का त्रिज्या ले लेना है, 14 सेंटीमीटर, और कोण कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पूछा होगा एरिया, और क्या लिखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वही करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है, θ/360 और 2 नहीं, खाली πr² होता है। एरिया पूछा है ना, तो एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तब चेक करो, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या होगा, 14 2 बार लिखना होगा, यहाँ 60 लिख देंगे, ये 360, 0 कटेगा 6 से कटेगा 6 बार में, 7 से इसको काट दो 2 बार में, ये 2 से कट रहा है, कौन सा, इसको काट दो 2 से 3 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 308/3। तो 308/3 है, सी नंबर ऑप्शन जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है हम लोग का एरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप 60 डिग्री कोण अंकित करता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम चीज तो बोला है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, सर्कल बनाना है, बस खाली इसमें क्या बोला है, व्यास दे दिया है ना शायद, 38 नंबर, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, आर का वैल्यू ही दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तब फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, लिखो पाई की जगह में लिख दे 22/7, आर का वैल्यू क्या है 21, 2 बार लिखना होगा, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है वो कितना, वो 60 डिग्री है क्या, हाँ इसमें भी 60 डिग्री है, तो 60/360 लिखना होगा। अब काटो, 7 से 3 बार में कटेगा 21, ये 6 से 6 6 36, 6 बार में कटा, 3 से काटेंगे 3 दूने 6 हो जाएगा, 2 से फिर इसको काट दो 11 बार में कट जाएगा, तो मतलब 11 और 21 को इंटू करेंगे तो बात बराबर है।
तो 11 और 21 कितना होता है? 11 21 हो रहा है हम लोग का 2 3 1 231 सेंटीमीटर, यानी कि बी नंबर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बी नंबर ऑप्शन आ गया 38 का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। 39 में क्या बोला? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लो। अब बोला अर्धवृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त कितना होगा? इसको आधा कर दो, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना बोला? त्रिज्या दिया हुआ है, हाँ त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 कर दो, एक साथ कट जाएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। अच्छा ये भी तो कट रहा है 2 से काट दो, 2 से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77। तो ऑप्शन में 77/2, 77 तो नहीं है, तो 77/2 तो नहीं आया। पाई आर स्क्वायर बाई 2 किए ना हम लोग, त्रिज्या दिया हुआ था ना, हाँ त्रिज्या दिया हुआ, ठीक तो लिखे। त्रिज्या क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर 7 से काटे तो एक साथ बचा है, तो 7 दूनी 14, ये तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो गलती से लिख दिया होगा। ए नंबर आंसर होगा हम लोग का, वहां पे 77 सेंटीमीटर होना चाहिए था, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग का पाई आर स्क्वायर आ रहा है ना, आर का वैल्यू कितना है? देखो पहले क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गया हम लोग का ये, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट पुट किए, ठीक है ना, 22/7 हो गया यहाँ पे, और 2 बार 7 लिखे, एक साथ कट गया तो एक साथ बचा, तो 7 दूनी 14 यानी कि 4 होगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/2 तो 77 होगा। तो यही होगा ए नंबर। गलती से लिख दिया होगा बाई 2, ठीक है ना, वो बाई 2 नहीं होना चाहिए था, गलती से लिख दिया है, कोई नहीं, छोड़ो माफ कर दो उसको। 40 नंबर देखते हैं क्या बोला है। यदि वृत्त का 40 नंबर, यदि वृत्त का कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, कोई जीवा यहां पे ले लेते हैं, ठीक है ना, वृत्त का त्रिज्या यहां ले लेते हैं, क्या बोला? बराबर है, तो केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? केंद्रीय कोण का मान। तो अब एक बात बताओ कि ये भी तो त्रिज्या है ना, और ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या हुआ? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है सब एंगल। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दे दिए हम लोग, तो यहाँ क्या होता है? 60 डिग्री होता है सब, तब ना 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्या हो गया हम लोग का? 60 डिग्री बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये था हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है।